Okay, so hello everyone, welcome to the sixth lecture of surveying and in today class I am going to deal with the ranging है ना। in today class I am going to deal with the ranging है ना। आज हम लोग देखेंगे कि रेंजिंग किसको बोलते हैं है ना। मतलब जो चेन सर्वेइंग में यूज होने वाला क्या है, एक टाइप का प्रोसेस है ना। ये भी देखेंगे कि किस सिचुएशन में हम है जो रेंजिंग का यूज करेंगे, किस सिचुएशन में, किस सर्कमस्टांसेस में हम लोग है जो रेंजिंग का यूज करेंगे है ना। सो लेट अस स्टार्ट द टुडे क्लास। ओके, सो फर्स्ट लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ रेंजिंग। सबसे पहले क्या देखेंगे, रेंजिंग का डेफिनेशन देखेंगे है ना। सो आई हैव रिटन हियर, कहता है कि इफ द लेंथ ऑफ द सर्वे लाइन, इफ द लेंथ ऑफ, ध्यान से सुनना है चीज़ों को, आपको सबसे पहले ध्यान से सुनना है, उसके बाद है जो नोट करना है ना। क्योंकि जब तक आप अपने नोटबुक में लिखेंगे नहीं है ना, आपका जो लर्निंग कैपेसिटी है, लर्निंग इफिशियंसी है, वो इंक्रीज नहीं होगा है ना। जब हम सिर्फ सुनते हैं तो आपका 30 से 40% ही इफिशियंट हो पाता है, लेकिन जब लिखते हैं तो ये 70 to 80% है जो इफिशियंट हो जाता है ना। इसलिए लिखना जरूर है। पता है, इफ द लेंथ ऑफ द सर्वे लाइन एक्सीड्स, if the length of the survey line exceeds the length of the chain, the length of the chain, यानी फर्स्ट कंडीशन हो गया। रेंजिंग का फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए, लेंथ ऑफ द सर्वे लाइन एक्सीड्स द लेंथ ऑफ द चेन। जो भी मान ले कि 20 मीटर का आप 20 मीटर लेंथ का चेन आप यूज कर रहे हैं है ना, और जो लाइन आप मेजर करने जा रहे हैं, जो आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, वो मान लीजिए कि 15 मीटर का है, तो यहाँ पर रेंजिंग का कोई यूज है क्या? यहाँ पर रेंजिंग का यूज नहीं है ना। रेंजिंग का तब यूज है जब लेंथ ऑफ द सर्वे लाइन एक्सीड होना चाहिए लेंथ ऑफ द चेन, चेन से ज्यादा है जो डिस्टेंस आपको मेजर करना है, तब वहां पे यूज है ना। सो द लेंथ ऑफ द सर्वे लाइन एक्सीड्स द लेंथ ऑफ द चेन, देन इन सच केस सम इंटरमीडिएट पॉइंट्स विल हैव टू एस्टैब्लिश। इस केस में क्या करना होगा, हमको कुछ है जो इंटरमीडिएट पॉइंट है जो एस्टैब्लिश करना होगा है ना, बिफोर चेनिंग स्टार्ट करने से पहले। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेंजिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेंजिंग है ना। सपोज कीजिए कि दो पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं ए और बी है ना, ए और बी। आपके हाथ में जो चेन है उसका डिस्टेंस, उसका लेंथ मान लेते हैं कि 20 मीटर है ना, और ये जो डिस्टेंस मेजर करना है वो 50 मीटर है। तो अब क्या करेंगे, फट से इसको क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे है ना। क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे, कोई दिमाग की जरूरत नहीं है ना। लेकिन अब सपोज कीजिए इसका रिवर्स कंडीशन हो जाए, इसका रिवर्स कंडीशन हो जाए। रिवर्स कंडीशन कहने का मतलब है कि सपोज कीजिए कि आपके हाथ में जो चेन है वो 20 मीटर का है, और आपका जो डिस्टेंस मेजर करना है वो मान लेते हैं 100 मीटर है ना। ए है, बी है, डिस्टेंस कितना मेजर करना है, मान लेते हैं कि 100 मीटर है ना। अब तो क्या करेंगे, एक बार में मेजर कर पाएंगे नहीं, तो क्या करना पड़ेगा है ना, क्या करना पड़ेगा, कुछ इंटरमीडिएट पॉइंट आपको स्टैब्लिश करना पड़ेगा। कुछ इंटरमीडिएट पॉइंट है जो आपको स्टैब्लिश करना पड़ेगा है ना। इसी को क्या बोलते हैं, रेंजिंग बोलते हैं। ये एस्टैब्लिशिंग द इंटरमीडिएट पॉइंट है ना, द प्रोसेस बाय व्हिच यू आर एस्टैब्लिशिंग द इंटरमीडिएट पॉइंट है ना, इज नोन एज रेंजिंग। द प्रोसेस बाय व्हिच यू आर एस्टैब्लिशिंग द इंटरमीडिएट पॉइंट इज नोन एज रेंजिंग है ना। आगे देखते हैं मेथड ऑफ रेंजिंग, ठीक है। सो डेफिनेशन को एक बार और क्लियर कर लेते हैं। कहता है, if the length of the survey line exceeds the length of the chain length, exceeds the length of the chain, then in such case some intermediate points will have to establish before the chaining start करने से पहले। this process is called ranging, इसको क्या बोलते हैं, रेंजिंग बोलते हैं। now method of ranging, कौन कौन सा मेथड है जो अवेलेबल है, कौन कौन सा मेथड है जो अवेलेबल है। तो फर्स्ट मेथड है उसको बोलते हैं डायरेक्ट रेंजिंग, नाम से ही पता चल रहा है। फर्स्ट मेथड को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रेंजिंग है ना। सो इट इज डन व्हेन टू एंड्स ऑफ सर्वे लाइन्स आर इंटरविजिबल। ये कहाँ पे यूज करेंगे, ये कहाँ पे यूज करेंगे, जहाँ पे सर्वे लाइन का जो दोनों एंड है, सपोज कीजिए एक एंड ए है, दूसरा एंड बी है ना। आप यहाँ से यहाँ भी देख पा रहे हैं, ये आपका आई है, और यहाँ से यहाँ भी है जो देख पा रहे हैं, इधर से ए को देख पा रहे हैं और ए से बी को देख पा रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो डिस्टेंस है क्या है, इंटरविजिबल है। इस डिस्टेंस को क्या बोल देंगे, इंटरविजिबल, मतलब एक दूसरे से देख पा रहे हैं ना। सो इट इज डन व्हेन टू एंड्स ऑफ द सर्वे लाइन्स आर इंटरविजिबल है ना।
जब दोनों एंड क्या हो जाएगा, इंटरविजिबल हो जाएगा, उस केस में क्या करेंगे, डायरेक्ट रेंजिंग करेंगे। उस केस में क्या करेंगे, डायरेक्ट रेंजिंग करेंगे, है ना। नाउ फर्दर कहता है इट इज डन विथ ओपन आई। अब क्या क्या प्रोसेस है डायरेक्ट रेंजिंग का, है ना। ओपन आई, आप खुली आंखों से इसको कर सकते हैं, है ना। और विद द हेल्प ऑफ सम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज लाइन रेंजर, सच एज लाइन रेंजर। इसके बारे में पिछला क्लास में डिस्कस नहीं किए थे, आज डिस्कस करेंगे। तो जो जहां पे यूज है वहीं पे डिस्कस करेंगे, है ना। कहता है इट इज डन विद द ओपन आई और विद द हेल्प ऑफ सम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज लाइन रेंजर और थियोडोलाइट, है ना। तो डायरेक्ट रेंजिंग करने का कितना तरीका हुआ, एक तो हुआ ओपन आई से, दूसरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं, जैसे लाइन रेंजर हो गया, है ना, थियोडोलाइट हो गया। ओपन आई से कैसे करेंगे, सपोज कीजिए कि आपका ए और बी के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं 100 मीटर है ना। और आपके हाथ में जो चेन है वो 20 मीटर का है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से वहाँ देख पा रहे हैं, खुली आंखों से आप इजिली क्या करेंगे, इस पॉइंट को आप क्या कर देंगे, देख पा रहे हैं, है ना। तो आप क्या करेंगे, ये नंबर ऑफ इंटरमीडिएट पॉइंट स्टैब्लिश कर लेंगे, ये नंबर ऑफ इंटरमीडिएट पॉइंट है जो स्टैब्लिश कर लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे रेंजर है जो लगा देंगे। पिछला क्लास में देखा था रेंजर के बारे में, है ना, रेंजिंग रेड देखा था ना, रेंजिंग रेड। तो ये सब पॉइंट पे क्या करेंगे, रेंजिंग रेड है जो इंसर्ट कर देंगे, है ना। और उसके बाद डिस्टेंस को क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे, डिस्टेंस को क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। तो ये तो आपका क्या हो गया, आपका डायरेक्ट मतलब ओपन आई की हेल्प से कर लिए, है ना, ओपन आई की हेल्प से कर लिया। दूसरा बात है कि अगर ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाए, डिस्टेंस है जो बहुत ज़्यादा हो जाए, है ना, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हो जाए कि आप एक एंड से दूसरा एंड नहीं देख पाएंगे, है ना। एक एंड से दूसरा एंड अभी भी देख पा रहे हैं, लेकिन ये डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, डिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है ना। उस केस में हम यूज करेंगे लाइन रेंजर का। क्या यूज करेंगे, लाइन रेंजर का, है ना। अब लाइन रेंजर का यूज हम कैसे करते हैं, इसके बारे में हमको लाइन रेंजर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, है ना। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे क्या है, दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट क्या है, बी है। हमें कोई इंटरमीडिएट पॉइंट है एस्टेब्लिश करना है, सपोज कीजिए सी। व्हाट इज सी, सी है जो आपका क्या है, इंटरमीडिएट पॉइंट है, इंटरमीडिएट पॉइंट है ना। ये आपका क्या हो गया, इंटरमीडिएट पॉइंट हो गया। ये आपको क्या करना है, इस्टेब्लिश करना है, ठीक है। अब देखिए लाइन रेंजर की हेल्प से कैसे इस्टेब्लिश करेंगे। ये दोनों बीच का डिस्टेंस है जो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन अब ओपन आई से अभी भी देख पा रहे हैं, है ना। अब इस केस में हम लाइन रेंजर का यूज करने जा रहे हैं, है ना। क्योंकि डिस्टेंस मेजर करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये नंबर ऑफ इंटरमीडिएट पॉइंट्स है जो इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि सी है जो एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट है। इस फिगर में ऐसा दिख नहीं रहा, लेकिन मान के चलते हैं कि सी है जो एग्जैक्टली कहाँ पे है, मिडिल पॉइंट पे है। और इसको हमको क्या करना है, फाइंड करना है, है ना, फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे लाइन रेंजर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, लाइन रेंजर के बारे में, ठीक है। अब देखिए लाइन रेंजर होता क्या है। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख रखे हैं, कहता है इट इज अ स्मॉल इंस्ट्रूमेंट। क्या है, एक स्मॉल इंस्ट्रूमेंट है यूज टू एस्टैब्लिश, वेरी केयरफुली होकर सुनना है। इट इज ए स्मॉल इंस्ट्रूमेंट यूज टू एस्टैब्लिश इंटरमीडिएट पॉइंट्स, है ना। इसका यूज क्या है, इंटरमीडिएट पॉइंट को इस्टेब्लिश करने में इसका यूज करते हैं। बिटवीन टू डिस्टेंट पॉइंट्स, बिटवीन टू डिस्टेंट पॉइंट्स, जहाँ पे दो पॉइंट है जो काफी डिस्टेंस पे होता है, ऑन ए चेन लाइन, ऑन ए चेन लाइन, विदाउट साइटिंग फ्रॉम वन ऑफ देम, विदाउट साइटिंग फ्रॉम वन ऑफ देम। अभी तक क्या कर रहे थे ओपन आई में, ओपन आई में क्या कर रहे थे, ए से बी को देख रहे थे और बी से ए को देख रहे थे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा इस केस में हम नहीं करने जा रहे हैं, है ना। बिना एक दूसरे को देखे हुए हम क्या करने जा रहे हैं, इंटरमीडिएट पॉइंट है जो इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लाइन रेंजर। तो फिर से डेफिनेशन को मैं रिपीट करता हूँ, इट इज अ स्मॉल इंस्ट्रूमेंट यूज टू इस्टेब्लिश इंटरमीडिएट पॉइंट्स बिटवीन टू डिस्टेंट पॉइंट्स ऑन ए चेन लाइन विदाउट साइटिंग फ्रॉम वन ऑफ देम, विदाउट साइटिंग फ्रॉम वन ऑफ देम। एक दूसरे को हमको देखना नहीं है ना। तो फिर क्या करेंगे, है ना। अब देखिए हम लाइन रेंजर के कंस्ट्रक्शन के बारे में लिख रहे हैं, है ना, क्यों होता कैसा है, वो कैसा दिखता है, ठीक है। सो यहाँ से है जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है लिखने के लिए, है ना, लाइन रेंजर या रेंजिंग के बारे में, ठीक है। डायरेक्ट रेंजिंग क्या है, इनडायरेक्ट रेंजिंग क्या है, लाइन रेंजर क्या है, यहाँ से क्वेश्चन है जो आता है। तो इसको केयरफुली होकर सुनना है। कहता है इट कंसिस्ट ऑफ टू राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। इट कंसिस्ट ऑफ, यह बना होता है
टू राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, दो राइट एंगल आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज है ना, समद्विबाहु समकोण समद्विबाहु त्रिभुज क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं ना। सो इट कंसिस्ट ऑफ टू राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रिज्म placed one above the other, this is important point, placed one above the other with their reflecting surface normal to the each other, with their reflecting surface normal to the each other, है ना। कहता है कि ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज दो प्रिज्म का बना होता है। प्रिज्म है जो क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर है जो प्लेस्ड होता है, एक के ऊपर दूसरा प्लेस्ड होता है। जैसा कि इस फिगर में देख सकते हैं, एक प्रिज्म ए है, दूसरा प्रिज्म ए है ना। ये क्या हो गया, लोअर प्रिज्म हो गया, एक क्या है लोअर प्रिज्म है, और एक क्या है अपर प्रिज्म है, एक क्या है अपर प्रिज्म है ना। एक दूसरे पे क्या है प्लेस्ड है ना। और एक ऐसा है, ये देखिए एक्चुअल में कुछ ऐसा दिख रहा है, एक्चुअल में कुछ ऐसा है ना, इस तरह से है, ध्यान से देखो कुछ इस तरह से है ना, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है ना। अब क्या होता है, एक दूसरे पे प्लेस्ड होता है, कैसा प्लेस्ड होता है, कहता है placed one above the other with their reflecting surface normal to each other, reflecting surface। अब reflecting surface किसको बोले हैं, reflecting surface बोल रहे हैं, सपोज कीजिए प्रिज्म कुछ ऐसा है, प्रिज्म कुछ ऐसा है, प्रिज्म है जो कैसा है, कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है, ये दोनों क्या है भुजा बराबर है, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो ये होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो ये होता है। चलो मैं दूसरे एक प्रिज्म और बनाता हूँ, एक प्रिज्म और बनाता हूं है ना, वो कैसा होगा, वो कुछ ऐसा होगा, देखो ध्यान से, वो कुछ ऐसा होगा। सो दूसरा कैसा होगा, दूसरा एग्जैक्टली इसके ऊपर होगा, एग्जैक्टली क्या होगा, इसके ऊपर होगा है ना, एग्जैक्टली इसके ऊपर होगा है ना। अब इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस को हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। हाइपोटेनस को हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं ना। ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये दोनों जो सरफेस दिख रहा है इसी को क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसको क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब क्या है कि जब रे आपको कोई भी ऑब्जेक्ट से रे जब चलेगा तो कहां से टकराएगा, इसके हाइपोटेनस से टकराएगा, इसके हाइपोटेनस से टकराएगा। तो ये दोनों हाइपोटेनस के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। ये दोनों हाइपोटेनस के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है ना। तो इसका मतलब वही है, फिर से रिपीट करता हूँ, इट कंसिस्ट ऑफ टू राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगुलर प्रिज्म प्लेस्ड वन अबव द अदर विथ देयर रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस नॉर्मल टू ईच अदर, विथ देयर रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस नॉर्मल टू ईच अदर है ना। इस फिगर में उतना क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन देखो दोनों क्या है, दो प्रिज्म है, इतना तो क्लियर हो रहा है ना, इतना तो क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये वर्क कैसे करता है ना, ये वर्क कैसे करता है। सपोज कीजिए कि ए और बी के बीच में हमें कोई इंटरमीडिएट पॉइंट सी है जो स्टैब्लिश करना है, हमें क्या करना है, सी है जो स्टैब्लिश करना है, ठीक है। सी क्या करना है, स्टैब्लिश करना है। ये आपका लोअर प्रिज्म है, लोअर प्रिज्म है, तो इसको डॉटेड से दिखा देता हूँ, इसको डॉटेड से दिखाता हूं है ना। ये आपका क्या है, लोअर प्रिज्म है, लोअर प्रिज्म है, और ये क्या है, अपर प्रिज्म है। ये है जो आपका अपर प्रिज्म है ना। पूरे एकदम केयरफुल होकर सुनना है ना। हमें ए और बी के बीच में क्या करना है, एक इंटरमीडिएट पॉइंट सी को स्टेब्लिश करना है, सी को स्टेब्लिश करना है, ठीक है। ये हमारा टारगेट है, ये हमारा क्या है, टारगेट है ना। अब देखिए इसके लिए हम क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले छोटे लोग देख लो जरा एक बार इधर, एक प्रिज्म ए हो गया, दूसरा प्रिज्म ए हो गया है ना। ये दोनों क्या है, कुछ इस तरह से है, ये दोनों क्या है, कुछ इस तरह से है ना। लेकिन एक्चुअल में क्या है, ऐसे है ना। फोटो में देखो, यहाँ पे इस फोटो में एक बार देखो, इस फोटो में एक बार देखने की कोशिश करो, ये कुछ ऐसे है ना। एक तो क्या है, एक नीचे है, ये नीचे है, ये ऊपर है ना। अब ये दोनों को क्या करना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हमको क्या करना, परपेंडिकुलर करना है ना। तो कुछ इस तरह से बनेगा है ना। अब देखो इसको मैं एलिवेटेड दिखा रहा हूँ, मतलब इसका फ्रंट व्यू देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सामने से देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा, देखो सामने से कुछ ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखना, कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है।
ए सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दोनों हाइपोटेनस है जो, है ना। अब देखो इतना अगर दिख गया है तो एक है जो नीचे है और एक है जो ऊपर है ना। इधर से देखेंगे तो इसको एक नीचे बोलेंगे, इधर वाला को इसको ऊपर बोलेंगे। तो जो नीचे है उसको डॉटेड से बनाए है ना, उसको डॉटेड से बनाए हैं। तो ए हमारा डॉटेड है ना। ए हमारा क्या है, लोअर प्रिज्म, ए है अपर प्रिज्म। अब देखो इसमें होगा क्या, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, आप लोग सब ब्रिलियंट हैं, फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, है ना। सबसे पहले सपोज कीजिए कि एक है जो आपका ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ए पे है ना। चलो झंडा है मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बी पे है। दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बी पे है ना। हमें ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा है ना। इतना ज़्यादा है कि आपको मतलब ओपन आई से इसको हम सेट नहीं कर सकते, मतलब रेंजिंग नहीं कर सकते, है ना। इसके लिए क्या करना है हमको, लाइन रेंजर का यूज करना है, ठीक है। अब क्या होगा, ए इसमें क्या होता है, ये पूरा एक बॉक्स के अंदर होता है। क्या होता है, बॉक्स के अंदर। ये जो पूरा इंस्ट्रूमेंट होता है देखो एक बॉक्स के अंदर होता है ना, कुछ ऐसा राउंड सर्कुलर बॉक्स होता है। कैसा होता है, सर्कुलर बॉक्स होता है। चलो मैं बनाने की कोशिश ही कर लेता हूँ। सर्कुलर बॉक्स होता है, सर्कुलर बॉक्स होता है। आप लोग अच्छे से बनाइएगा। चलिए मेन कंसेप्ट को समझना है ना, फिगर तो आप लोग बना ही लेंगे, ठीक है। और इसमें 3 ओपनिंग होता है। एक ओपनिंग यहाँ पे हो गया, एक ओपनिंग यहाँ पे हो गया, एक ओपनिंग यहाँ पे हो गया। और तीनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। देख लो, एक ओपनिंग ये हो गया, एक ए हो गया और तीसरा ए हो गया, है ना, जहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो तीनों एक दूसरे से कितना डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है। कितना डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है ना। इससे 90 डिग्री पे, इसके रिस्पेक्ट में ये 90 डिग्री पे है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वर है। यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वर है जो ऑब्जर्व कर रहा है। यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वर है ना। यहाँ पे ऑब्जर्वर है। अब देखो होगा क्या, आपका ए ऑब्जेक्ट से रे है जो चलेगा, ए ऑब्जेक्ट से क्या चलेगा, रे है मतलब किरण है जो चलेगा। यहां से रे चलना स्टार्ट हुआ, चलिए आगे बढ़ा, एंटर किया, इस होल से एंटर किया, है ना। क्या करेगा, यहाँ पे जाके टकरा जाएगा, इस सरफेस पे क्या करेगा, टकरा जाएगा। यहाँ पे इस सरफेस पे टकराएगा, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा नीचे की ओर, इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा, इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। और ऑब्जर्वर की आंख पे चलाएगा, ऑब्जर्वर की आंख पे दिख जाएगा, है ना। जैसे ही इसको दिखेगा उसको पता चल गया कि हमको ए ऑब्जेक्ट है जो पूरी कंप्लीटली रूप से दिख रहा है, ठीक है। बट व्हाट अबाउट बी, बी से क्या होगा, बी से भी है जो रे चलेगा, बी से भी क्या चलेगा, रे है जो चलेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। बी से चलेगा, अब इस अपर प्रिज्म से टकराएगा, किससे टकराएगा, अपर प्रिज्म से टकराएगा। और ये भी है क्या है, यहाँ से मुड़ जाएगा, यहाँ से क्या होगा 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा, नहीं यहाँ से क्या होगा 90 डिग्री पे मुड़ जाएगा, है ना। ये भी है जो ऑब्जर्वर के आंख पे इसका पिक्चर है जो बन जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों को दिख रहा है, दोनों है जो दिख रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि दोनों दिख तो रहा है, लेकिन क्या सी पॉइंट है जो मिडिल पॉइंट होगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो पिक्चर बन रहा है वो एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए। जैसे सपोज करो कि ए है तो इसको एग्जैक्टली नीचे क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। अगर ऐसा केस है तो हम क्या बोलेंगे, एग्जैक्टली है जो मिडिल में है, एग्जैक्टली है जो मिडिल में है ना। जैसे इस केस में देखो, इस केस में क्या है, एग्जैक्टली मिडिल में नहीं है ना। इसका मतलब दोनों हमें इमेज तो दिख रहा है, हमें इमेज है जो ए और बी तो दिख रहा है, लेकिन अभी भी पॉइंट क्या है, मिडिल में नहीं है। मिडिल में पॉइंट कब कहा जाएगा, मतलब ये इनकरेक्ट है, ये क्या है, अभी भी इनकरेक्ट है, इन करेक्ट रेंजिंग है। ए हो गया आपका क्या है, करेक्ट रेंजिंग है। ये क्या हो गया आपका, करेक्ट रेंजिंग, करेक्ट रेंजिंग, है ना। क्यों, क्योंकि अब देखो अगर मान लीजिए एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे, तब हम इसको क्या करते हैं, मूव करते हैं, है ना। हल्का आगे पीछे क्या करेंगे, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो इंस्ट्रूमेंट को क्या करेंगे, आगे पीछे हल्का क्या करेंगे, मूव करेंगे। जो भी सर्वेयर है इसको क्या करेगा, आगे पीछे इसको मूव करने की कोशिश करेगा, है ना। एक समय ऐसा आएगा कि दोनों का पिक्चर क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे देखा गया है ना। एग्जैक्टली एक दूसरे को क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, नहीं एग्जैक्टली एक दूसरे का क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो इस समय हम बोलेंगे कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं,
हम ए और बी के एकदम मिडिल में खड़े हुए हैं। इस समय हम बोलेंगे कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, ए और बी के एग्जैक्टली है जो मिडिल में खड़े हुए हैं, ए और बी के एग्जैक्टली है जो मिडिल में खड़े हुए हैं, है ना। ठीक है, तो जब इमेज है जो एग्जैक्टली एक दूसरे से कोइंसाइड करने लगेगा, एग्जैक्टली क्या होगा, एक दूसरे से कोइंसाइड करने लगेगा, तो हम बोलेंगे कि हमारा रेंजिंग है जो क्या है, परफेक्टली करेक्ट है, परफेक्टली करेक्ट है। ये तो था लाइन रेंजर के बारे में, कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो मैंने डिस्कस किया कि डायरेक्ट रेंजिंग को डील करने का दो तरीका है, एक ओपन आई से और दूसरा है जो लाइन रेंजर से। ठीक है, इसको थियोडोलाइट से भी करते हैं, लेकिन थियोडोलाइट अपने आप में एक चैप्टर है, ये है जो नेक्स्ट मतलब एडवांस सर्वेइंग में पढ़ना है ना, वहाँ पे है जो डील करेंगे। ठीक है, तो लाइन रेंजर के बारे में क्लियर कंसेप्ट है ना। ये आपका टॉप प्रिज्म है, ये आपका क्या है, बॉटम प्रिज्म है ना। ये इनकरेक्ट रीडिंग यहाँ पे दिखा रहा था, अब क्या किया, इंस्ट्रूमेंट को आगे पीछे थोड़ा घुमाया, है ना, तो फिर क्या बन गया, पिक्चर है जो एक दूसरे के क्या बन गया, मतलब पिक्चर ऐसा बन गया कि एक दूसरे से क्या कर रहा है और भी कोइंसाइड कर रहा है। तो हम समझेंगे कि हम है जो एग्जैक्टली क्या है, दोनों के बीच में पहुंच चुके हैं सी पे, है ना। ये इसका तरीका है। चलिए नेक्स्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनडायरेक्ट रेंजिंग और रेसिप्रोकल रेंजिंग। इनडायरेक्ट रेंजिंग और रेसिप्रोकल रेंजिंग, इनडायरेक्ट रेंजिंग और रेसिप्रोकल रेंजिंग, है ना। पहला क्वेश्चन तो यही उठता है कि सर इसको कहाँ पे यूज करेंगे, इसको कहाँ पे यूज करेंगे, है ना। सो आई हैव रिटन द डेफिनेशन हियर। कहता है कि इट इज डन, है ना, व्हेन बोथ द एंड्स, दो एंड होगा, किसी भी सर्वे लाइन का दो एंड होगा ना, दो टर्मिनल पॉइंट होता है ना। सो इट इज डन व्हेन बोथ द एंड्स ऑफ सर्वे लाइन इज नॉट इंटरवेजिबल। दिस इज मेन पॉइंट, इट इज नॉट इंटरवेजिबल। कहने का मतलब है इंटरवेजिबल कब नहीं कहलाएगा, इंटरवेजिबल कब नहीं कहलाएगा, जब ए से बी की ओर नहीं देख पा रहे हैं और बी से ए को नहीं देख पा रहे हैं। जब ए से बी को नहीं देख पा रहे हैं और बी से ए को नहीं देख पा रहे हैं, तब हम बोलेंगे कि दोनों पॉइंट क्या है, नॉन इंटरवेजिबल है, नॉन इंटरवेजिबल है। ड्यू टू, क्यों इंटरवेजिबल नहीं है, उसका रीजन दे रहा हूं, ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस। एक तो रीजन ये हो सकता है कि दोनों पॉइंट क्या है, काफी डिस्टेंस पे है ना, जैसे किलोमीटर में है ना, मान लीजिए किलोमीटर में है, ठीक है, तो नहीं देख पाएंगे। सेकेंड रीजन है राइजिंग और अनइवन ग्राउंड प्रोफाइल, राइजिंग और अनइवन ग्राउंड प्रोफाइल, है ना। सो इंटरविजिबल नहीं होने का दो रीजन है, एक तो हो सकता है कि डिस्टेंस क्या है, काफी बड़ा है, दूसरा ऐसा हो सकता है कि जो ग्राउंड है, जिस ग्राउंड पे आप सर्वेइंग कर रहे हैं, वो क्या है, अनइवन है और राइजिंग प्रोफाइल है। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो मैं बता रहा हूं, अब ध्यान से देखना है आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है, ठीक है, ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। ये है जो क्या है, प्रोफाइल, ग्राउंड का प्रोफाइल है, ठीक है, ग्राउंड का प्रोफाइल है। एक ऑब्जेक्ट आपका ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है आपका, ए है, रेड वाला, ठीक है। अब देखो ए से बी की ओर देख पा रहे हैं क्या, है ना, रेड वाला ब्लैक वाला देख पाएगा, नहीं देख पाएगा, क्यों, क्योंकि बीच में क्या हो गया है, बीच में इसका जो प्रोफाइल है ग्राउंड का क्या है, बीच में जो प्रोफाइल है ग्राउंड का क्या है, रेज कर गया है, बीच में प्रोफाइल है जो ग्राउंड क्या है, ग्राउंड का जो प्रोफाइल है बीच में क्या हो गया, रेज कर गया है ना, मतलब ऊंचा उठ गया है, अनइवन है, इसीलिए रेड वाला ब्लैक को नहीं देख पा रहा है और ब्लैक वाला रेड को नहीं देख पा रहा है ना। इस केस में हम कौन सा रेंजिंग यूज करेंगे, इस केस में हम यूज करेंगे आपका रेसिप्रोकल रेंजिंग और इनडायरेक्ट रेंजिंग, है ना, इनडायरेक्ट रेंजिंग, ठीक है। तो ये तो था एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। सपोज करो कि दो पॉइंट के बीच में पहाड़ी आ गया, है ना, आप जो दो पॉइंट के बीच में रेंजिंग सर्वेइंग करने जा रहे हैं, ये दोनों के बीच में क्या आ गया, पहाड़ी आ गया, इस तरह से पहाड़ी आ गया, है ना। तो आप क्या करेंगे बताइए, इधर वाला सर्वेयर है जो इसको नहीं देख पाएगा, मान लीजिए कि ए वाला बी को नहीं देख पाएगा और बी वाला ए को नहीं देख पाएगा, तो यहाँ पे कौन सा रेंजिंग यूज करेंगे, रेसिप्रोकल रेंजिंग और इनडायरेक्ट रेंजिंग, ठीक है। अब इसमें करते क्या है ना, क्वेश्चन यही उठता है कि सर इसमें करते क्या है, वो हमको बताइए आप, है ना। तो वही डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसको आपको काफी केयरफुल होकर सुनना है, ठीक है। चलिए ओके, अब देखिए ध्यान से देखना है, हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक ए है और दूसरा बी है ना, और ये बीच में क्या आ गया, हिल, बीच में क्या आ गया, हिल, पहाड़ी, है ना। ए है जो बी को नहीं देख रहा है और बी है जो ए को नहीं दिख रहा है ना, बी है जो ए को नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जब पहाड़ी से हम लेटरल डायरेक्शन, एक तो हो गया इसके चेन लाइन के डायरेक्शन में, एक तो इस डायरेक्शन में हुआ, दूसरा इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन हुआ, है ना, इधर कहीं जाएंगे, लेकिन इधर जब जाते हैं तो क्या है, स्लोप कम है, मतलब इधर पहाड़ी कमता जा रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, इधर कुछ ऐसा पॉइंट तो जरूर होगा इसके परपेंडिकुलर में, ए मान लेते हैं चेन लाइन है, ए मान लेते हैं चेन लाइन है जहाँ पे पहाड़ी ए प्रेजेंट है,
लेकिन इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस पे एक ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा जहाँ से हम ए को भी देख पा रहे होंगे और बी को भी देख पा रहे होंगे, है ना, इधर से जाके साइड से। ठीक है, इधर से हम इधर नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन इधर से है जो ए को भी देख पा रहे होंगे और बी को भी देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे, मतलब लैटरल डायरेक्शन में जाकर क्या करेंगे, यहाँ पे चले गया एक सर्वेयर और इसको देख रहा है, ए को भी देख रहा है और बी को भी देख रहा है। ठीक है, अब देखो करते क्या है, इसमें क्या करेंगे, है ना, पूरा केयरफुल होकर सुनना है। कहता है कि फॉर इनडायरेक्ट रेंजिंग लेट अस कंसीडर टू इंटरमीडिएट पॉइंट M1 एंड N1 दिख रहा है, ए हो गया आपका M1 और दूसरा हो गया N1, है ना, M1 और N1, एक हो गया M1 और दूसरा हो गया N1, है ना। ठीक है, वेरी नियर टू द सर्वे लाइन, जो कि क्या होगा, सर्वे लाइन के निकट ही होगा, इन सच दैट ए बी M1 एंड N1 ऑल आर इंटरविजिबल। जैसा कि मैंने बताया आपको कि यहाँ पे चला गया, यहाँ पे है जो सर्वेयर है जो यहाँ पे चला गया इसका लेटरल डायरेक्शन में, यहाँ से आपको मान लेते हैं कि कोई पॉइंट है जो M1 है और यहाँ पे N1 है ना, पहाड़ी के लेटरल डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे से क्या दिखेगा, इसको M1 भी दिख रहा है, N1 भी दिख रहा है, A भी दिख रहा है और B भी दिख रहा है ना, लेटरल डायरेक्शन में जाने पे। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि फॉर इनडायरेक्ट रेंजिंग लेट अस कंसीडर टू इंटरमीडिएट पॉइंट M1 एंड N1, जहाँ जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है M1 और N1, है ना, वेरी नियर टू द सर्वे लाइन सच दैट ए दिख रहा है आपको, है ना, ए क्या है आपको छोटू, ए है आपका प्लान व्यू, है ना, प्लान व्यू। जब हम ऊपर टॉप से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, टॉप से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा दूरी पे, है ना, यहां से स्टार्ट हो रहा है ना। ठीक है, और ये क्या है, ए है सेक्शनल व्यू, ये है सेक्शनल व्यू, है ना, मतलब फ्रंट व्यू, फ्रंट से देखेंगे तब, ठीक है, या साइड से देखेंगे तब। ठीक है, ये है जो प्लान व्यू है, टॉप से देखेंगे तब। सो वेरी नियर टू द सर्वे लाइन सच दैट ए बी M1 N1 ऑल आर इंटरविजिबल, सब क्या है एक दूसरे से, यहाँ से क्या है देखने में सब इंटरविजिबल है। मतलब अगर N1 यहाँ पे खड़ा है तो N1 को M1 भी दिख रहा है ना, और क्या दिख रहा है, ए भी दिख रहा है और बी भी दिख रहा है। अब पूरा ध्यान से सुनना जो बोलने जा रहा हूँ, है ना, N1 है जो M1 को दिख रहा है, N1 है जो M1 को दिख रहा है ना। अब M1 बोलेगा N1 को कि भाई तुम ऐसा करो, तुम थोड़ा सा मूव करो आगे, तुम थोड़ा सा क्या करो, आगे मूव करो, है ना। ये मूव करना स्टार्ट कर देगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि M1 N2 को M1 मान लेते हैं कि N1 है जो मूव करके एक नया पोजीशन कहाँ पे चला गया, N2 पे चला गया। कहाँ पे चला गया, N2 पे मूव करके चला गया, है ना। और ए पोजीशन N2 ऐसा है जहाँ पे M1 को क्या दिख रहा है, M1 को B दिख रहा है और N2 दिख रहा है। किस लाइन में, सेम लाइन में। M1 को क्या दिख रहा है, B तो दिख ही रहा है और N2 भी दिख रहा है। किस लाइन में, ये सेम लाइन में, ठीक है, सेम लाइन में। ठीक है, अब N2 बोलेगा, अब क्या बोलेगा, N2 बोलेगा इसको M1 को कि सुनो अब तुम है जो थोड़ा मूव करो, अब तुम है जो पहाड़ी की तरफ क्या करो, मूव करो। तो पहाड़ी की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। यहाँ से N2 है जो M1 को बोलेगा कि तुम अब मूव करो, तो मूव किया। एक पोजीशन है जो M2 है वहां पे चला गया, मूव करता गया और M2 पोजीशन पे चला गया, है ना। अब N2 को क्या दिख रहा है, N2 को A भी दिख रहा है और M2 भी दिख रहा है ना, और इस सेम लाइन पे दिख रहा है, एक सेम लाइन पे है जो दिख रहा है। ठीक है, फर्दर प्रोसेस क्या होगा, रिपीट होगा, फर्दर प्रोसेस क्या होगा, रिपीट होगा। अब M2 बोलेगा N2 को कि ऐसा करो, अब तुम चलो, अब तुम है जो चलो फर्दर, तुम है जो फर्दर चलो, है ना। तो फर्दर चला गया कहाँ पे, N3 पे, एक नया पोजीशन N3 पे है जो N है जो कहाँ चला गया, N3 पे चला गया। ठीक है, अब M2 को क्या दिख रहा है, B दिख रहा है और N3 दिख रहा है। N3 है जो यहाँ पर भी दिख रहा है लेकिन एक सेम लाइन पे दिख रहा है, A है जो सेम लाइन पे है जो दिख रहा है ना। सेम प्रोसेस रिपीट होगा। N3 बोलेगा, अब N3 वापिस बोलेगा M2 को कि ऐसा करो, तुम थोड़ा और चलो, तुम थोड़ा और पहाड़ी की तरफ चलो। मतलब आप पहाड़ी की ओर चढ़ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, पहाड़ी की ओर चढ़ रहे हैं, पहाड़ी की ओर क्या कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, है ना। ठीक है, तो ये है जो आगे है जो
M2 है जो M3 की ओर जाएगा, M2 है जो जो N2 है N3 है वो M2 को क्या बोलेगा, अब तुम M3 पे चले जाओ। तो यहाँ से मूव किया और M3 पोजीशन पे चला गया, है ना। ठीक है, अब N3 को क्या दिख रहा है, A भी दिख रहा है और M3 भी दिख रहा है। फर्दर प्रोसेस रिपीट होगा, M3 बोलेगा N3 को कि अब तुम मूव करो, अब तुम है जो मूव करोगे। मूव करते करते कहाँ पे चलाएगा, पहाड़ी के टॉप पे चलाएगा, कहाँ पे, N पोजीशन पे। कहाँ पे चलाएगा, N पोजीशन पे, है ना। फर्दर है जो N बोलेगा M3 को कि तुम और थोड़ा मूव कर जाओ, यहाँ कहाँ पे चलाएगा, M भी है जो अब टॉप पे चलाएगा। अब फाइनली एक ऐसा पॉइंट अचीव कर लिया है कि A, M, N और B सब क्या है, सेम लाइन में है। सब क्या है, सेम लाइन में, ऑल आर ऑन सेम लाइन, है ना। A, B, N and M all are in same line, सेम लाइन, सेम लाइन, है ना। कभी कभी सीधा काम कोई नहीं होता है तो क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, ना, थोड़ा मतलब रास्ता चेंज करके काम करना स्टार्ट कर देते हैं, ना। वही काम किए हैं। हम सीधा नहीं जा सकते थे तो हम क्या किए, लेटरल चलना स्टार्ट किए और पहुंच गए सेम लाइन में, ये तो था इनडायरेक्ट रेंजिंग और रेसिप्रोकल रेंजिंग, है ना। सब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेशन पे पूछेगा दोनों को, ठीक है। अब देखो, अभी भी यदि नहीं समझ में आया है तो एक लास्ट है जो उपाय मैं करने जा रहा हूँ, जिसको देख के 100% आप श्योर हो जाएंगे, है ना। 100% श्योर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पे क्या है, देखिए ध्यान से देखना है इसको। यहाँ पे A और B क्या है, काफी दूरी पे है ना। इस केस में पहाड़ी नहीं है लेकिन डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। हमको क्या करना है, पॉइंट है जो बीच में स्टेब्लिश करना है। अब देखो कैसा कुछ होगा, है ना। या फिर मान लेते हैं कि ये दोनों के बीच में क्या है, कुछ पहाड़ जैसा इस टाइप से कुछ आ गया है, इस टाइप से कुछ पहाड़ी है जो आ गया है ना। अब देखो होगा क्या, इसमें पूरा केयरफुल होकर देखना है। मैं एक तुम्हें एनिमेशन वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, है ना। देखो क्या हो रहा है। चलो लेट अस स्टार्ट, इसको स्टार्ट करते हैं, है ना। क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। केयरफुल होकर देखना है। सबसे पहले क्या हुआ, सर्वेयर 1, सर्वेयर 2, असिस्टेंट 1, असिस्टेंट 2, है ना। अब असिस्टेंट C है जो D को बोल रहा है, चलो तुम मूव करो, मूव कर गया, है ना। फर्दर है जो 1 पोजीशन पे आ गया, अब 1 बोल रहा है इसको तुम मूव करो, 2 पोजीशन पे आ गया। 2 है जो 1 को बोलेगा चलो 3 पे आ जाओ, 3 है जो 2 को बोलेगा चलो C पे आ जाओ, फाइनली C बोलेगा इसको D पे आ जाओ। अब क्या होगा, फाइनली है जो एक लाइन में आ गया। उसके बाद क्या कर लेंगे, इंटरमीडिएट पॉइंट अब अपने आप से क्या कर लेंगे, इसको स्टेब्लिश कर लेंगे, है ना। जब डिस्टेंस कम गया, है ना, कुछ 1-2 इंटरमीडिएट पॉइंट तो ऐसे स्टेब्लिश कर लिए इनडायरेक्ट रेंजिंग से। फिर क्या कर लेंगे, डायरेक्ट रेंजिंग के हेल्प से ये सब स्टेब्लिश कर लेंगे, ये सब डायरेक्ट रेंजिंग के हेल्प से स्टेब्लिश कर लेंगे। C और D है जो इनडायरेक्ट रेंजिंग के हेल्प से स्टेब्लिश किए हैं। C और D किसके हेल्प से स्टेब्लिश किए हैं, डायरेक्ट रेंजिंग के हेल्प से स्टेब्लिश किए। फिगर 8.2a मिटा दो, सिर्फ फिगर लिखो बस, है ना। फिर से वीडियो देखना है, चलो फिर से देखते हैं, फिर से जो एक बार देखते हैं क्या हो रहा है, फिर से देखते हैं। चलो देखो, लेट अस स्टार्ट। A सर्वेयर, B सर्वेयर, असिस्टेंट 1 यहाँ खड़ा है, असिस्टेंट D यहाँ खड़ा है ना। अब C है जो D को बोल रहा है चलो तुम मूव करो लेटरल में, मूव कर गया, एक नया पोजीशन 1 पे आ गया, है ना। अब 1 बोल रहा है C को आगे मूव करो, 2 पर आ गया C, है ना। अब 2 है जो 1 को फिर मूव करा रहा है, नया पोजीशन 3 पे आ गया, 3 है जो इसको बोल रहा है, एक नया पोजीशन C पे आ गया। अब फाइनली ये D पे आ गया, फाइनली क्या हो गया, एक लाइन में आ गया, फाइनली क्या हो गया, एक लाइन में आ गया, है ना। तो ये तो एनिमेशन वीडियो था जिससे आप समझ गए, है ना। सो ये हमारा जो बेस्ट तरीका था आपको समझाने का, उस तरीके से आपको समझाया गया रेसिप्रोकल रेंजिंग, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर द स्टूडेंट, है ना। लेकिन है जो वेरी सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश किया गया है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास, है ना। आज हम लोगों ने देखा रेंजिंग के बारे में, उसके बाद डायरेक्ट रेंजिंग के बारे में, इनडायरेक्ट रेंजिंग के बारे में, और फिर देखा हम लोगों ने क्या, लाइन रेंजर के बारे में, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास, है ना। आई होप यू हैव एंजॉयड द टुडे सेशन, है ना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं वेरियस एरर्स एंड टेप करेक्शन। यहाँ से आपका मेन न्यूमेरिकल टॉपिक स्टार्ट होता है, यहाँ से क्या होता है आपका न्यूमेरिकल टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। न्यूमेरिकल देखेंगे, 6-6 नंबर का न्यूमेरिकल आता है, 10-10 नंबर का कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से न्यूमेरिकल टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा आपका।
नेक्स्ट क्लास में आपका न्यूमेरिकल टॉपिक है जो डील करेंगे वेरियस एरर्स एंड टेप करेक्शन, है ना। सो अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, है ना। आप लोग लाइक करते नहीं है, देख कर है जो चुपचाप चले जाते हैं। आपको वीडियो क्या करना है, लाइक करना है, ठीक है। उसके बाद अगर चैनल पे नए हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमारा लक्ष्य है एक क्वालिटी एजुकेशन आप लोगों को प्रोवाइड करना, है ना। एक क्वालिटी एजुकेशन है जो आप लोगों को प्रोवाइड करना, है ना। नहीं, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, है ना। और एक बात और, यदि आप VCS पे देख रहे हैं, है ना, अगर नहीं भी देखते हैं तो आप VCS पे जाइए, आप हमको रेट कीजिए, वहाँ पे मेरा नाम सर्च कीजिए और वहाँ पे क्या कीजिए, रेट कीजिए, है ना। क्योंकि आपकी सुविधा के लिए सिर्फ यूट्यूब पे है जो लेक्चर है जो यहाँ पे अपलोड किया जा रहा है ना, आपको क्या करना है, रेटिंग वहाँ पे जाकर करना है ना। और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, ठीक है।